हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू घोसला। और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ हमारा PYQ सीरीज़ जो ज्योग्राफी का चल रहा है हमारे चैनल पर, उसे लेकर। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो वीडियो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। और ये है हमारा थर्ड क्लास। और अगर आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और BPSC से ही रिलेटेड करंट अफेयर की सीरीज़ भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप उसे भी देखेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कि आपको और किन विषयों में सीरीज़ या वीडियोस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये जो सीरीज़ चल रही है आपके BPSC प्री के एग्ज़ाम्स को रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगी। वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे एस्पिरेंट्स जो बहुत सीरियसली BPSC 17वीं BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब सिर्फ 25 दिन बचे रह गए हैं, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आशा करते हैं हम सब कि आपका रिवीजन और अच्छे से होगा इन वीडियोस के साथ। ये सीरीज़ है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये थर्ड क्लास है। तो आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो अगर हम लोग बात करते हैं सोने के भंडार यानी कि गोल्ड डिपॉजिट की, तो बिहार के किस जिले में मिला है? तो हमें ये जानना होगा कि बिहार के किन जिलों में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ये आपको मैप आउट करना होगा। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं, मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो हमेशा ऑथेंटिक डाटा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जमुई ज़िले में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं। हमें इसे और डिटेल में देखेंगे कि जमुई ज़िले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। 27 टन मिनरल ओर पाया गया है, जिसमें से इतना यानी कि 222.88 मिलियन टन सोना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जमुई जिला। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो सिल्क सिटी है ये पूरे विश्व में फेमस है, भारत में भी फेमस है, विश्व में भी फेमस है। तो ना ही ये सिर्फ बिहार में इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, बल्कि इंडिया में भी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और सिल्क की जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 जो कंट्री है वो है चाइना, ठीक है, चीन। लेकिन जब नंबर 2 की बात आती है तो वो है हमारा भारत, इंडिया। बिहार के वो जिले ऑप्शन में दिए गए हैं, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, बांका और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सिल्क सिटी है वो है भागलपुर, ये होगा सही आंसर। और यहाँ पे जो नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 में जो कंट्री है वो है इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में नंबर 1, नंबर 2 है, और बिहार में जो जिला है वो है भागलपुर। और आपको बता दूं, भारत में कुल 4 तरह के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनमें है मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, तसर सिल्क और मूंगा सिल्क। और भागलपुर जो है, हमारा जो भागलपुर जिला है वो तसर सिल्क के लिए विश्व भर में विख्यात है, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये प्रश्न है तो आसान, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है पहले भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसका सही आंसर जानते होंगे। फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे ऑप्शंस, घाघरा, गंगा, कोसी, सोन और उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोसी, क्योंकि कोसी ही ऐसी एक नदी है जो बार बार, इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है बहने का, हमेशा ये अपना रास्ता बदलती है, अपने पाथ को हमेशा ये चेंज करती है। इस वजह से क्या लाती है ये बिहार के लिए शोक, और लोग इसे कोसते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, कोसी नदी बिहार का शोक। मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ये जो है अपना रास्ता बदलती रहती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वन्य जीव अभयारण्य का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी। तो वो कौन सा वाइल्ड लाइफ या बर्ड सेंचुरी है जो बिहार का सबसे बड़ा है? तो पहले हम ऑप्शंस देख लेंगे। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ रिजर्व, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे बहुत फेमस बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 1342 यानी 1342 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो हमने तो जान लिया कि सबसे बड़ा कौन सा है ना, ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। बट हमें ये भी जानना है कि वाल्मीकि, भीमबान, गौतम बुद्धा, ये सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कितने ज्योग्राफिकल एरिया में फैले हुए हैं, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाता है तो उसमें इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाएगा। तो अगर आपको इनका क्षेत्रफल नहीं पता है तो आप सजा नहीं पाएंगे। लार्जेस्ट तो आपको पता है कैमूर। आगे देखते हैं। गौतम बुद्धा 259 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आती है बारी वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 880 स्क्वायर किलोमीटर और भीमबान 681 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में से डिवाइड किया जाता है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पहले डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उन डिविजन्स को सब डिविजन में डिवाइड किया जाता है ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो ये तो आप अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 यानी 38, और 38 डिस्ट्रिक्ट्स को कितने प्रशासनिक प्रभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है, 9। हमें जानना है कौन सा सबसे छोटा है या जिसमें सबसे कम जिले हैं। तो ऑप्शंस देखेंगे। भागलपुर, पटना, सारण, कोसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे कम जिलों वाला प्रभाग है वो है भागलपुर। भागलपुर में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, एक तो भागलपुर खुद है और दूसरा है बांका डिस्ट्रिक्ट। इसे हम और डिटेल में देखेंगे। बिहार में कुल जिले जो मैंने आपको पहले भी बता दिए 38 हैं। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का नाम देख लेंगे एक बार। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, भागलपुर जो सबसे छोटा है, पूर्णिया और मुंगेर। यहाँ पे हमने जब सबसे छोटे जिले की, छोटे सब डिवीजन की जो बात की है भागलपुर है, और सबसे बड़ा जो है वो है पटना डिवीजन। आगे देखेंगे, मैप की सहायता से हम देखेंगे कि हमारा जो सब डिविजन्स हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस इंडेक्स में आप देखेंगे, ये जो इंडेक्स दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए, ये सारे सब डिविजन्स को यहाँ शो किया गया है विद डिफरेंट कलर्स। पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। अब ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं यहाँ पे आप मैप कलर से
मैच करके देख सकते हैं। ये जो सबसे छोटा है हमारा यहाँ पर भागलपुर और बांका वाला, ये सबसे छोटा है, और पटना वाला जो है ये सबसे लार्जेस्ट है, बड़ा है। ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट। और बाकी सब डिविजन्स भी देख लेंगे। ये है सारण डिवीजन, ये है ये वाला है तिरहुत डिवीजन, फिर आ जाता है दरभंगा डिवीजन, फिर है कोसी, उसके बाद है पूर्णिया, फिर एक और है मुंगेर, और एक है मगध डिवीजन। तो इस तरह से ये सारे डिविजन्स जो हैं आपको याद रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी छोटा डिवीजन पूछा गया है, कभी बड़ा पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि उनमें कौन कौन से जिले हैं। तो आप इस मैप को अच्छे से याद रख लेंगे कि किस डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक के भंडार है? अभ्रक यानी कि माइका। माइका तो यूं तो एक बहुत ही चमकीला मेटल है, और चमकीला होने के साथ साथ इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसका बहुत बड़ा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, यानी बिजली उत्पादन में या बिजली से चलने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें माइका का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट में, पेंट में, जो पेंट या पॉलिश जो भी होती है दीवारों पर या इक्विपमेंट्स पर, उसमें भी माइका का बहुत यूज किया जाता है। तो माइका का किस जिले में भंडार पाया जाता है? बिहार के ऑप्शंस देखेंगे, रोहतास, पटना, गया, सारण, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गया। अगर यहाँ पे नवादा भी होता तो आप उसे जरूर टिक करना, है ना। नवादा और गया सटा हुआ है, और क्योंकि ये मिनरल रिसोर्स है तो इसमें कोई आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं खींच सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स के बाद वो नहीं पाया जा सकता है ना, क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल है। तो अगर गया है तो गया ऑप्शन टिक करेंगे, नवादा है तो नवादा ऑप्शन टिक करेंगे। इसमें और डिटेल में आप देखेंगे, क्योंकि बिहार जो है हमारा, झारखंड बिहार से अलग होके बनाया गया है, तो उसके कुछ जिले हैं जिनमें अभ्रक पाया जाता है। और बिहार झारखंड की एक बहुत प्रमुख पेटी है जिसे कहते हैं, जो जाना जाता है कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट के नाम से, और ये पूरे भारत में जानी जाती है माइका डिपॉजिट्स के लिए। और बिहार के जो जिले हैं वो और हैं गया, मुंगेर, भागलपुर, और यहाँ पर हमने गया टिक किया है। अगर नवादा होता तो नवादा भी आपको टिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी दिमाग की जो बत्ती है ऑप्शंस टिक करते समय ऑन रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैम ने गया बताया है तो हमें सिर्फ गया ही टिक करेंगे, नो। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अगल बगल भी हो सकता है। और ये क्योंकि जब पहले बिहार झारखंड के साथ था तो ये कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट को हम एक साथ इंक्लूड करके पढ़ते थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैप में एक बार देख लेंगे। ये देखिए, ये है गया नवादा, इधर है मुंगेर, ये भागलपुर, ये सारे माइका डिपॉजिट्स हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। और यहीं से सटा हुआ है हमारा झारखंड स्टेट, जहां पे माइका बेल्ट है। आगे देखेंगे, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये सवाल तो है बहुत आसान, फिर भी इसके ऑप्शंस देखते हैं। 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड तो 2000 में बना था, है ना, सबको मालूम है। ये बहुत इजी सवाल है, 2000 में बना था। लेकिन इसके थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम का जो स्तर है वो अब दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। तो हमें ये भी समझ लेना है कि झारखंड जब बना तो बिहार के किस भाग को अलग किया गया था? तो बिहार के दक्षिणी भाग को अलग किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार के सदर्न पार्ट को डिवाइड करके झारखंड बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 15 नवंबर 2000 को। जब झारखंड बना था उसमें कितने जिले थे? 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे। और अब जब झारखंड आज के डेट में 2024 में, उसके 24 जिले हैं।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें अब जोड़ा गया है, क्योंकि झारखंड जो है आपकी नेबरिंग स्टेट है, तो कई बार नेबरिंग स्टेट से भी प्रश्न आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार का प्रश्न है, एग्जाम है तो सिर्फ बिहार से सवाल होंगे, आपके नेबरिंग स्टेट से भी हो सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नए इंक्लूड किए गए हैं झारखंड राज्य में। अब अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो ये जो प्रश्न है तो बड़ा साधारण, और ये मैंने पहले भी बताया कि सेंसस जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। बिना सेंसस कंप्लीट किए हम एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं ला सकते। हमारे 3, 4, 5 मार्क्स सेंसस से जरूर आएंगे। तो ये जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या बोली जा रही है, इसे हम भूगोल की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं लिंगानुपात। क्या कहते हैं? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? सेक्स रेशियो होती है 1000 मेल पॉपुलेशन में फीमेल पॉपुलेशन की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात। तो जिस राज्य का, जिस जिले का लिंगानुपात जितना ज्यादा होता है, तो ये समझ लीजिए कि वो सूचक है, वो इंडिकेटर है कि वहां की जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो हाई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के वो कौन कौन से जिले दिए गए ऑप्शन में। गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सिवान और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा गोपालगंज। गोपालगंज में जो लिंगानुपात है वो 1021, यानी 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है और ये गुड इंडिकेटर है। ठीक है, जैसे हम भारत में बात करें, इंडिया में केरल जो हमारा स्टेट है, केरला की भी सेक्स रेशियो हमेशा टॉप पे चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट भी हाई है, और जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब एडुकेटेड लोग हैं, तो वहाँ का सेक्स रेशियो भी अच्छा होता है। और जब बिहार की बात करें, बिहार का जो एवरेज सेक्स रेशियो है वो 918 है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया कंपैरिजन में अगर देखें तो 943 इंडिया का है और बिहार का 918, यानी ये कम है, इसे होना चाहिए अधिक। क्यों? क्योंकि बिहार में लिटरेसी रेट भी कम है। तो गोपालगंज है टॉप का डिस्ट्रिक्ट जहां पे सेक्स रेशियो नंबर 1 पे है। उसके बाद आता है सिवान, फिर पटना, फिर बेगूसराय। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि फिर से इन क्वेश्चन, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्हें ऐसे भी पूछा जाता है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ सबसे कम है, या टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए डेटा जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, ये डेटा आपको दिमाग में रखना है कि टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, और बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 918। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपके पिछले सवाल से रिलेटेड है। ये है सेंसस 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो मुझे नहीं लगता ऑप्शन दिखाने की जरूरत है, आंसर होगा 918, 918। फिर से एक बार ऑप्शंस देख लेंगे, 906, 318 और 891। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। हमने पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? गोपालगंज, सिवान और सारण। और इसके सारण के बाद भी किसका नंबर था? बेगूसराय का। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे लीस्ट, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का था बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 102 करोड़ रुपए से 102 करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन,
ये एक प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई, किस ईयर में इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शंस देखेंगे 2019, 2018, 2017, 2016 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है 2019। ये जो NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम है ये 2019 में इंट्रोड्यूस की गई और इसका जो सेशन है वो कंप्लीट होता है 2024-25 में ये कंप्लीट होगा लास्टली। ठीक है, ये जो प्रोग्राम चलाई जा रही है इसमें स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है वो 39% रखा गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 39% कंट्रीब्यूशन है और बाकी जो 22% कंट्रीब्यूशन बच जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें 100% तो इन्वेस्ट करना होगा ना, 100% की बात करते हैं। तो 39 स्टेट और सेंट्रल ने डिवाइड किया है। 22% जो है हमारा वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम इनिशिएट करते हैं तो उसमें खर्चे आते हैं, है ना। तो ये खर्च कहाँ से आएगा, स्टेट देगा 39%, सेंट्रल 39% और प्राइवेट सेक्टर देगा 22%। तो ये है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत हुई थी 2019-20 में और ये ख़त्म होगा 24-25 में। और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को क्या करेगा, इन्हांस करेगा, चाहे वो पावर जनरेशन सेक्टर में हो, चाहे रोड मेंटेनेंस में हो, या रोड मेकिंग में हो, या अर्बन एरिया या रेलवेज में हो। तो इस तरह से ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना है। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक PYQ रिलेटेड था निरंजना नदी से। आइए देखते हैं ऑप्शंस, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, निरंजना नदी जो है फल्गु नदी को ही पहले निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। निरंजना नदी जो है उसकी मुख्य धारा की नदी को, जैसे नदी कैसी होती है, जैसे कोई भी नदी अगर बह रही है, ठीक है, तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है ना, सहायक नदियां होती हैं। और ये जो जिसमें ज़्यादा पानी होता है या जिसमें वेग ज़्यादा होता है, स्पीड जो ज़्यादा लेके चल रही है नदी, ये हो जाती है मेन रिवर। ठीक है, तो मेन रिवर इसकी जो है फल्गु नदी की, उसे ही निरंजना के नाम से जाना जाता था और वही आगे जाके फल्गु नदी के नाम से विख्यात हुई। और एक समय ऐसा आता है जब उसमें एक मोहना नाम की नदी आके मिल जाती है और बाद में यही फल्गु नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो फल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था, निरंजना नदी था। और फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के पास ये मोहना नामक सहायक नदी से मिलती है और इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थोड़ा सा हिस्ट्री का टच भी आपको मिल गया इस क्वेश्चन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आता है सेंसस का सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है। मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो कितना एक दूसरे से रिलेटेड है, ज्यादा साक्षर लोग तो सेक्स रेशियो अधिक, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। तो ऐसे तो हम सब जानते हैं कि बिहार की साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम है, फिर भी हम देखेंगे कि जितने जिले हैं उनमें सबसे अधिक किसकी है। तो पहला ऑप्शन है पटना, फिर मुंगेर, रोहतास, भोजपुर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेंसस के डेटा के अनुसार हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर 3 रोहतास, यहाँ पे 73.37% है लिटरेसी रेट। उसके बाद आता है नंबर पटना का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पटना इसकी राजधानी है तो पटना में लिटरेसी रेट हाई है, रोहतास का लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। सेकंड इज पटना, थर्ड इज भोजपुर, फोर्थ इज मुंगेर, फिफ्थ इज औरंगाबाद। अब देखेंगे बिहार का लिटरेसी रेट कितना है। तो बिहार का लिटरेसी रेट जो है 61.8% है। लिटरेसी रेट की जब हम बात करते हैं तो पुरुष
या मेल लिटरेसी रेट अलग होता है, फीमेल लिटरेसी रेट अलग होता है। और ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं मेल की लिटरेसी रेट अधिक है। यहाँ देखिए, ऐसे तो ऑन एन एवरेज बिहार की जो लिटरेसी रेट हम देख रहे हैं, बिहार का लिटरेसी रेट जब हम देख रहे हैं तो ये जो पुरुषों का लिटरेसी रेट हाई है 71.2 है, और स्त्रियों की काफ़ी कम है 51.5। ये इससे भी कम थी, फिर भी ये क्या है, इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब अपने ही लेवल पर वो बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 51.5%। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है, यानी फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। जहाँ ऑब्जर्वेटरीज क्या होते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किन्हीं जिस चीज़ का वो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो ये है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, यानी कि डॉल्फिन के ऊपर अध्ययन करने के लिए कहाँ पर वो वेधशाला खोली गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, डॉल्फिन है, ठीक है। और इस डॉल्फिन को हम क्या कहते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन। क्या कहते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन, क्योंकि ये गंगा में पाई जाती है। और ये डॉल्फिन जो है ये प्योर वाटर में, फ्रेश वाटर्स में पाई जाती है। ये जो सॉल्टी ओशियंस हैं उनमें नहीं पाई जाती, ये वाली डॉल्फिन अलग है। तो ये हो गई गैंजेटिक डॉल्फिन की बात, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत की। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ है। ऑप्शंस देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, बिहार, उड़ीसा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके नाम से ही हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन यानी कि ऑफ कोर्स वो गंगा नदी में ही होगी, है ना। और दिल्ली में तो गंगा नहीं बहती है, मुंबई में भी नहीं बहती, उड़ीसा में भी नहीं बहती है। तो ये बहती कहाँ है, ये बहती है बिहार में। लेकिन हम थोड़ा सा देख लेंगे कि बिहार में कहाँ है ये ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो देखेंगे कि बिहार के ये भागलपुर जिले में ऑब्जर्वेटरी है। देखिए भागलपुर अब फिर से आया है सामने, एक तो सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है, दूसरा ये डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के लिए मशहूर है। इस ऑब्जर्वेटरी का पूरा नाम क्या है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, और जो है गंगा नदी में, ठीक है। और ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ, ये गंगा नदी में ही है, क्योंकि जहां पे डॉल्फिन्स होगी वहीं उन्हें ऑब्जर्व करेंगे ना हम। अगर उन्हें बाहर निकालेंगे तो वो डॉल्फिन्स नहीं बचेंगे। तो ये जो है गंगा नदी में ऑब्जर्वेटरी है, भागलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो 5 पहाड़ियों की बात हो रही है, यानी 5 हिल्स। और ये कैसे हिल्स हैं, ये रॉकी हैं, चट्टानी हिल्स हैं, कठोर हार्ड रॉक्स वाले चट्टान से बने हुए हैं। तो बिहार राज्य का एक कौन सा शहर है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, गया, पटना, भागलपुर, बोध गया या राजगीर। इसका जो सही आंसर होगा वो है राजगीर। राजगीर जो हमारा शहर है वो कहाँ है, नालंदा जिले में पाया जाता है। नालंदा जिले में है राजगीर शहर, 5 पहाड़ियों से घिरा है। और राजगीर शहर की एक और बात है कि ये मगध साम्राज्य की कभी ना कभी राजधानी हुआ करती थी प्राचीन समय में। तो फिर से एक हिस्ट्री का टच निकला आपके इस प्रश्न में। और ये जो 5 चट्टानों की बात कर रहे हैं हम, पहाड़ियों की बात करें, कौन कौन सी है, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। तो आप ये याद रखेंगे ये 5 चट्टानों के नाम, क्योंकि कई बार ग्रुप में इनके नाम दे दिए जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है उस 5 हिल्स का पार्ट नहीं है। तो कभी 4 भी दे सकते हैं, 3 भी। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा तो आपको ये जरूर हेल्प आउट करेगा। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। उत्तर की ओर यानी नॉर्थ वर्ड्स फ्लोइंग रिवर की बात करें, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यूं तो जब हम नदियों की बात करते हैं तो ऐसे अगर हम देखें तो ये है हमारा हिमालय, ठीक है,
कश्मीर है, यहाँ से हिमालय है, और यहाँ से जब मानसरोवर या हिमालय से जो भी नदियाँ निकल रही हैं वो सब नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, या तो ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी नदी है जो नॉर्थवर्ड फ्लोइंग है, ठीक है, नॉर्थवर्ड कौन सी नदी है जो नॉर्थ की तरफ बह रही है। तो देखते हैं हम लोग ये कौन सी नदी है, खास बात इसमें क्या है। ऑप्शंस देख लेंगे, बागमती, कमला, गंडक, कोसी। ये ऑप्शंस रिपीट हो गए, इसे आप कट कर लेंगे। यहाँ जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सोन। ये कौन सी नदी हो जाएगी, सोन नदी, से आप कट कर लेंगे, ठीक है। सोन नदी है फिफ्थ ऑप्शन। तो इसे हम मैप से समझेंगे। ये देखिए ये मैप है, ये सारी नदियां हैं, ऊपर से लेकर नीचे की ओर बह रही हैं। तो यहाँ देखेंगे सोन नदी की ओर देखेंगे, ये देखिए नॉर्थवर्ड बह रही है। ये कैसे बह रही है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो सोन नदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका, और ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आपको किसी और टॉपिक के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए और किस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, ज़रूर पूछें। और थैंक यू सो मच एडू घोसला पे बने रहने के लिए, और भी आगे सीरीज़ के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।